जो लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो आप लोगों को अगर आधार सेंटर लेना है तो उसके लिए ऑपरेटर या सुपरवाइजर का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। एग्ज़ाम में जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले यहाँ पर जो है 2021 में 110 क्वेश्चन पूछे जाते थे, मगर इस बार जो है अभी हाल ही में इसका नया सिलेबस आया जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। इससे पहले हम आधार के परिचय से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें 30 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। 30 क्वेश्चन में से आपके 6 क्वेश्चन उस पार्ट से आएंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट हम ये अपलोड कर रहे हैं, दूसरा वीडियो बना रहे हैं, इसमें जो है 95 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 17 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। 17 क्वेश्चन इससे जो है दूसरे चैप्टर से आएंगे। तो यहाँ पर ये अध्याय चैप्टर यहाँ पर दे रखे हैं, इनकी टेबल दे रखी है। 10 में से जो है आपके क्वेश्चन आने वाले 10 पार्ट अपलोड करेंगे वीडियो, जो कि आप 100% इन क्वेश्चनों को कम से कम 510 क्वेश्चन आपके करवाएंगे, जो कि अगर इनको बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आप 100% एग्जाम पास हो जाओगे। तो पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं आधार के परिचय से संबंधित, जो कि इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपके एग्जाम में यहाँ से 30 में से 6 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। उसके बाद दूसरा बात करें रजिस्ट्रार, पंजीकरण एजेंसियों और पंजीकरण कर्मियों से संबंधित, यहाँ पर 95 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें से आपके एग्जाम में कम से कम 17 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो गाइज अगर वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हो तो 100% आप पास हो जाओगे। सारे के सारे वीडियो देख लेते तो एग्जाम 100% पास हो जाओगे। परिचय से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर रहा। इसमें जो है हम ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो करवाएंगे, क्योंकि बाकी वैसे अगर आप इसको पढ़ोगे तो काफ़ी आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार हैं। जो आपसे पूछा रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है, तो यहाँ पर कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था और केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार जो है रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य हैं। इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। और आधार सुपरवाइजर के लिए, ऑपरेटर के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, फुल प्रोसेस हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, वो उससे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है आपसे कि रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो रजिस्ट्रार का पहला काम है जो क्षेत्र स्तर पर निष्पादन और निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी पहला ऑप्शन सही है। दूसरा का ऑप्शन दिया है, इसमें पूछा अपनी वेबसाइटों पर आधार और नामांकन अद्यतन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित करे। तो ये भी बात राइट है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन और दे रखे हैं। चौथे में यहाँ पर पूछा जा रहा है परिसर को कब्जे में लेने के मामले में यह आवश्यक है कि यूआईडीएआई उचित अनुमति दे। तो ये भी बात सही है, तीनों ऑप्शन राइट हैं। चौथा जो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमने बताए ये राइट हैं, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है ये गलत है। इसमें कहा जा रहा है आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करे। तो यहाँ पर जो है अन्य जो है एकत्रित की गई जानकारी का जो है रजिस्ट्रार उपयोग नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने, इसमें कहा जा रहा आधार नामांकन अपडेट के लिए देश में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इसमें जो है आधार अधिनियम 2016 है, उसमें जो आचार संहिता का जो उल्लेख है उसका हर समय जो है पालन करना चाहिए रजिस्ट्रार को। तो इसका जो है सही आंसर इसका यही है, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम का जो है आचार संहिता का पालन करना चाहिए रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों ईए के रूप में सूचीबद्ध करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और इसको क्वेश्चन को याद भी रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार, और यूआईडीएआई जो है इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि आवेदनों का मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है और यूईए के रूप में जो है सूचीबद्ध करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रार की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो रजिस्ट्रार की यहाँ पर जिम्मेदारियां पूछी जा रही हैं।
तो रजिस्ट्रार की पहली जिम्मेदारी यह है कि आधार अधिनियम 2016 और विनियम का पालन करे। दूसरी जिम्मेदारी इसकी है एनरोलिंग एजेंसी को किराए पर ले संलग्न करे और इसके कामकाज को मॉनिटर करे। और तीसरी इसकी जिम्मेदारी है सुनिश्चित करे क्या नामांकन और अद्यतन संचालन करने के लिए उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त कोई भी नामांकन एजेंसी या व्यक्ति प्रमाणित है। तो ये तीनों जो है नामांकन एजेंसी की जो है जिम्मेदारी हैं। तो रजिस्ट्रार की ये तीनों जो हमने आपको बताई ये जिम्मेदारियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए योग्य है। तो यहाँ पर पात्र आपसे ये पूछा जा रहा है नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। तो नामांकन एजेंसी बनने के लिए जो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट RFE में नामांकन एजेंसियों के लिए उल्लिखित शर्त को पूरा करने वाला। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। तो आपको यहाँ पर कई ऑप्शन दिए होंगे भारत का निवासी, तो उन पर आपको टिक नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI के द्वारा निर्दिष्ट RFI में नामांकन एजेंसियों के लिए उल्लिखित शर्त को पूरा करने वाला जो है नामांकन एजेंसी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा रहा है निम्नलिखित मापदंडों में से व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका मतलब पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता क्या है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर बनने के लिए योग्यता हमसे पूछी जा रही है इस प्रश्न में। तो पहला यहाँ पर दिया गया कि 18 वर्ष एज होनी चाहिए। तो ये भी राइट है कि 18 वर्ष एज होनी चाहिए। दूसरे में पूछा जा रहा है कि 10+2 12वीं पास होना चाहिए। ये भी राइट बात है। तीसरे में पूछा जा रहा है कि आधार संख्या होनी चाहिए उसके पास। ये भी बात सही है। और आपसे इसमें चौथे में पूछा जा रहा है कि जो है एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ होना चाहिए। तो ये भी सही है। और नीचे आपको दिया गया है कि बेसिक कंप्यूटर प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आधार सुपरवाइजर के लिए जो है बेसिक प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर के जो यहाँ पर पहला और उसके बाद आपको दूसरा दिया गया है, उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरा, उसके बाद जो है आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके सुपरवाइजर बनने के लिए 18 वर्ष एज होनी चाहिए, 10+2 पास होने चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो है परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में जो है आपके पास जो है 18 वर्ष एज होनी चाहिए। दूसरे में जो है आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। तीसरे में जो है आप 10+2 पास होना चाहिए। चौथे में जो है प्रमाणन एजेंसी द्वारा आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है EA पर्यवेक्षक में यानी कि EA सुपरवाइजर के रूप में उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से क्या एक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। तो सुपरवाइजर को जो है क्या प्राप्त होना चाहिए, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा स्थानीय भाषा, कीबोर्ड और साथ में लिप्यंतरण में सहज होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय भाषा, कीबोर्ड और साथ में लिप्यंतरण में सहज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है निम्न में से कौन सा नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है लैपटॉप और डेस्कटॉप की स्थापना के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है आधार जो है यहाँ पर ऑपरेटर और पर्यवेक्षक सुपरवाइजर दोनों हो जाएंगे लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए स्थापना के लिए जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्यवेक्षक को ही सुपरवाइजर कहते हैं। तो सुपरवाइजर को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फार्म जमा कराना होगा जो बाद में फार्म को सत्यापन के लिए संबंधित को प्रस्तुत करता है। तो ये किसको प्रस्तुत करता है। तो ये प्रस्तुत करेगा प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर व पर्यवेक्षक सुपरवाइजर ऑन बोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, आपको विचार योग्य बताना है।
तो इसका जो है राइट आंसर चौथा हो जाएगा, ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर दोबारा आप लोग देखें, ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्रित करना चाहिए। जो परिचय आधारित जो है नामांकन होता है इसमें आपसे पूछा जा रहा था। तो इसमें जो है पहला परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, ये भी पहला अभी राइट है। दूसरे में पूछेगा परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान, ये भी सही है। तीसरे में पूछा जा रहा है परिचयकर्ता का आधार संख्या, तो ये भी सही है। जो कि ये तीनों ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन, तीनों ये राइट हैं। तो आपके एग्जाम में जो है आपको जो है इसके विकल्प दिए गए होंगे, आपको टिक करना रहता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए। पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए। तो पहला कर्तव्य, आधार क्लाइंट पर हर नामांकन पर साइन आउट करे। पहला तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर हो गया है, नए निवासियों जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजे का उपयोग करें। तो ये भी दूसरा सही है। तीसरे में पूछा, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक की पुष्टि प्रदान करे। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा ऑल द गिवन ऑप्शन, जो सभी ऑप्शन ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरवाइजर यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक, तो यहाँ पर डेज खाली जगह में हो जाएगा 10 दिन भरा जाएगा। 10 दिन में कम से कम एक बार समकालिक हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सुपरवाइजर को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप, सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसमें आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन में जो है आपको इसमें छांट के आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, बाह्य हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डेटा बैकअप ले। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा वाला इसका राइट हो जाएगा, हर 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशन को सिंक करे। तो इसका तीसरा भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर चौथा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि भेजे गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाए। तो इसका जो ऑप्शन जो है ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि दिन के अंत में सुपरवाइजर को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई गई पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो जो कि ये गलत है, अनुमति नहीं देनी चाहिए सुपरवाइजर को। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर गलत है, अनुमति नहीं देनी चाहिए सुपरवाइजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। मान लो जैसे कि कोई त्रुटि हो गई नामांकन के जो है नामांकन करते समय आधार के, तो उसमें तो आपको क्या किया जाना चाहिए इसमें। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, निवासी को सूचित करें कि सुविधा समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र पर आएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक सुपरवाइजर को दिन के अंत में करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करे। तो दिन के अंत में क्या करेगा, उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षक करता है। लेखा परीक्षक प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है। तो यहाँ पर कैसे मदद करती है, नामांकन केंद्र नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है ऑपरेटर सुपरवाइजर कौन है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑपरेटर सुपरवाइजर कौन है क्वेश्चन है। तो इसमें इसका सही आंसर है, नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों
द्वारा नियोजित एक व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मानदंड है? तो इसका राइट आंसर जो है पात्रता मापदंड जो इसके लिए व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फार्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर या सुपरवाइजर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो नामांकन करते समय या फार्म को अपडेट करते समय ये जो ऑपरेटर व सुपरवाइजर को सुनिश्चित क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो है सुनिश्चित करने के लिए सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स वाला। इसमें पूछा जा रहा है ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक्स और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है स्क्रीन नहीं बंद होनी चाहिए, जो कि राइट इसका ऑप्शन है यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकी डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। तो ये बात सही है, ट्रू इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CELC ऑपरेटर बनना चाहता है उसके न्यूनतम योग्यता क्या जानी चाहिए, मतलब न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? इसमें पूछा जा रहा है CLC जो ऑपरेटर बनना चाहती है आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता, उसके मामले में योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता यहाँ पर 10वीं पास होनी चाहिए। आप लोगों को बता दें ये सारे क्वेश्चन UDI के द्वारा जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटर के अनबोर्डिंग को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार है? तो ऑपरेटर के जो है बोर्डिंग और अनबोर्डिंग को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए जो है UIDAI और क्षेत्रीय कार्यालय के पास जो है अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है बच्चे के नामांकन के लिए यहाँ पर जो है CELC टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग सही से पढ़ें और क्वेश्चन को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर CLC ऑपरेटर को जोड़ने के लिए ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यापनकर्ता कौन है? सत्यापनकर्ता या कौन होता है? तो आपको ऑप्शन से बताना है। तो सत्यापनकर्ता यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो सत्यापनकर्ता व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और नामांकन अपडेट फार्म की पुष्टि करता है, वो सत्यापनकर्ता कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो इसमें आपको मूल शैक्षणिक दस्तावेज और यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पेन आधार कार्ड कॉपी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका जो है बिजली का बिल जो 3 महीने से पुराना ना हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकता है। तो इसमें जो है यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं, यदि प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्रस्तुत किया जाता है, तो जो है सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकता है। ये दोनों ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
POI के लिए निवासी के नाम देश युक्त दस्तावेज की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है फोटो युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो POI होता है जो उसके लिए जो फोटो युक्त दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो आपके ऑप्शन में मोबाइल ID, मोबाइल नंबर या ईमेल ID, फ़ोटो लिखा होगा तो आपको जो है फ़ोटो क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि POA में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आवेदन को अस्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेज प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? जब एक ही नाम में भिन्नता है तो आप क्या करेंगे? जब नाम में भिन्नता हो तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कई 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो इसमें जो है आपको POA दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। इसका आंसर ये सही हो जाएगा कि POA दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? तो ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन अपडेट और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहें। तो ये बात सही है, ट्रू हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है, उपक्रमों में बैंकों सहित कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पर देश खाली जगह में के रैंक से नीचे को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है नीचे नहीं हो तो यहाँ पर ग्रुप C हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रमाणक के लिए यहाँ पर जो है सत्यापनकर्ता के लिए ग्रुप C से जो है नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्रित किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा सही आंसर बास्यकों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर जो है POR दस्तावेज सत्यापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हों तो परिवार के मुखिया को हमेशा साथ जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अद्यतन फार्म परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आवश्यक है, जो कि ये झूठ हो जाएगा ट्रू फॉल्स में। जो है परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों का विवरण उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक है, जो कि क्वेश्चन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो कि झूठ हो जाएगा, परिचयकर्ता के आधार पर नाम काफ़ी नहीं होता है। तो आपको ये ऑप्शन झूठ और ट्रू फॉल्स के रूप में भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति को नोट करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, झूठ ऑप्शन हो जाएगा। ये ट्रू फॉल्स वाला है, तो कि जाति वगैरह जो है आधार कार्ड में नोट नहीं की जाती है। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के
मुखिया के आधार नंबर को उसके आधार पत्र के नियमित सत्यापित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसंख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, झूठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिचयकर्ता हो सकता है। तो यहाँ पर परिचयकर्ता कौन हो सकता है, तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रार एम्प्लॉयज, जो कि पंजीयक कर्मचारी जो है जो हो सकते हैं परिचयकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाम एक जनसंख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। तो कि ये ट्रू सही हो जाए, बात ये सही है, नाम एक जनसंख्यिकी जानकारी जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग एक जनसंख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। तो यह बात सही है, ट्रू। तो गाइज इस वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इस चैप्टर में 90 क्वेश्चन है, जो कि हमने 50 कंप्लीट कर लिए। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो कि बाकी 45 क्वेश्चन बाकी हैं जो